वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो फ्रांस वो होता है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। फ्रांसीसियों के आगमन से पहले एक क्रम हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें ना कंपनियों के आने का क्रम मोस्टली जो पेपर आता है कंपनियों के आने का क्रम ये लोग पूछ लेते हैं। तो पुर्तगाल जो आए थे वो हमारे 1498 में आए थे, डच हमारे 1595 में आए थे, अंग्रेज हमारे 1600 में भारत आए थे व्यापार करने के पर्पज से। और उसके बाद में अंग्रेजों के बाद में डेनिस आए थे 1616 में, फिर हमारे फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और उसके बाद हमारे स्वीडिश आए थे 1731 ईस्वी में आए थे। तो इसमें क्रम पूछ लेते हैं और क्रम में क्या क्वेश्चन उठता है कि फ्रांसीसियों का भारत में जो आने का जो क्रम है वो फिफ्थ क्रम है या फोर्थ क्रम है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि फोर्थ क्रम है तो फोर्थ क्रम में तो हमारे डेनिस आए थे जो 1616 में आए थे। तो इस हिसाब से हमें क्रम भी याद होने चाहिए। और हर पुर्तगाल की कंपनी और डच की कंपनी, अंग्रेज और डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश की कंपनी, इन कंपनियों के नाम भी पूछ लेते हैं कि ये जो कंपनी का नाम है वो कौन सी कंपनी है या कौन से यूरोप के जो व्यापारी है, यूरोप के लोग हैं, वो कौन सी पुर्तगाल की कंपनी का नाम क्या है या फिर डेनिस की कंपनी का नाम क्या है या फिर हमारे अंग्रेजों के जो भारत आए थे उन कंपनियों का नाम क्या है। उस टाइम पे सबको ईस्ट इंडीज कंपनी ही बोलते थे। और मेनली जो कंपनी बाद में जिसने ईस्ट इंडिया के नाम से भारत पे हमारा राज्य किया है और हमें इतने टाइम तक गुलाम बना के रखा है वो अंग्रेज ही थे। तो हम लोग पहले ये सारी हमारी क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि इसमें पॉइंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमने ये देखा, हमने ये कंपनियों का क्रम देख लिया कि सबसे पहले हमारे कौन से भारत आए थे और कौन सी हमारी कंपनी भारत आई थी। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो हमारे फ्रांसीसी थे वो 1664 में भारत आते हैं। और उस टाइम पे जो फ्रांस में जो शासक थे उनका नाम क्या था, लुइस 14 नाम था। और जो उनके मंत्री थे कोलवर्ट मंत्री थे, जिन्होंने ये सुझाव दिया या ये सलाह दी किसको, लुइस 14 को, कि हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए या हमें भी वहां पे व्यापार करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आ गए। तो जो फ्रांसीसी थे, जो लुइस थे, उन्होंने उनकी बात को अमल किया और मान लिया, इस सुझाव का प्रस्ताव को मान लिया। और 1664 में दी कंपनी इंडो ओरिएंटल्स के नाम से एक कंपनी बनी जो भारत की तरफ रवाना हो गई व्यापार करने के उद्देश्य से। ये यहाँ पे आ जाती है व्यापार करने के उद्देश्य से। अब इनके समकालीन पूछ लेते हैं कि लुइस 14 के समकालीन भारत में उस टाइम शासक कौन था। तो जो भारत में जो शासक थे वो कौन थे, हमारे औरंगजेब हमारे शासक थे। अब इतनी ये फ्रांसीसी कंपनी भी आ रही है और भारत में इससे पहले हमारे डच भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेज भी हैं, जिन्होंने भारत में आके व्यापार किया है और अपनी कोस्टियां भी स्थापित कर ली हैं। उनकी स्थिति भी यहाँ पे मजबूत है और उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर रखा है। जैसे कि पुर्तगालियों ने अपना पूरा हिंद महासागर कवर कर रखा है, डचों ने इंडोनेशिया और इधर की तरफ पे पूरा राज्य कर रखा है, अंग्रेजों ने भी अपनी कोस्टियां स्थापित कर रखी हैं, जैसे कि मद्रास उनका मेन हो गया, सूरत हो गया, उनका वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे वो उनका कब्जा कर रखा है। और ऊपर से अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे देश में फ्रांसीसी भी आ रहे हैं, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने, डचों ने और पुर्तगालियों ने उनकी कोस्टी कहाँ कहाँ पर स्थापित है, क्योंकि एक क्रम पूछ लेते हैं कि जो ये वाली कोस्टी है ये कौन सी कंपनी की कोस्टी है, कहाँ कहाँ पे। उस टाइम पे कहाँ थी, हमारी कोचीन, गोवा, दमन द्वीप में भी थी और इनकी सूरत में भी थी। और उसके बाद में इनकी इधर मुसलीपट्टनम में थी, पांडुचेरी में थी। और डचों की भी सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, केरल, कोचिंग, मद्रास, आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम और बिहार की पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा में भी इनकी कोस्टियां स्थापित थी। अगर हम अंग्रेजों की देखते हैं तो इनकी भी सूरत है, बड़ौच है, अहमदाबाद है, आगरा है, मुसलीपट्टनम है और 1633 में उड़ीसा, मद्रास और बंगाल, यहाँ पे भी अपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी हैं। मतलब डचों ने भी हैं, अंग्रेजों ने भी हैं और हमारे पुर्तगालियों ने भी अपनी फैक्ट्रियां वहां स्थापित कर रखी हैं। अब इसके अंदर से क्या होता है, इसमें अब फ्रांसीसी लोग एंट्री करते हैं और फ्रांसीसी लोग भी आके अपनी जो कोस्टी है, अपनी जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे। अब उन्होंने जब वहां पे सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते तो वहां पे ऑलरेडी पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीटर है, यानी कि उनके जो कंपटीशन लेवल को देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे हो रहे हैं। तो उनका वहां पे जो तालमेल है वो बैठ नहीं पाया, उन्होंने और कहीं के लिए अब मूवमेंट करते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हमारा बैठ ही नहीं पा रहा है, अब हम क्या करते हैं। अब उन्होंने क्या करा, मूवमेंट कर लिया, गोलकुंडा की तरफ वो प्रस्थान कर जाते हैं। गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा अंग्रेजों के लिए भी है क्योंकि वहां से उन्हें एक फरमान जारी हुआ था। वो कौन सा फरमान था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा
कि गोलकुंडा से ऐसा कौन सा फरमान था जो इनके लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत ही अहम फरमान हो गया और इन्हें बहुत ही ताकत वहां से, यानी कि बहुत ही ताकत नहीं कह सकते हैं कि हाँ, एक एक पैर जमाने के लिए इन्हें एक जमीन गोलकुंडा से इन्हें प्राप्त हुई थी। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइए क्या था। तो ऐसे ही क्या ना फ्रांसीसियों ने सोचा, जो फ्रांसीसियों के जो क्या थे, फ्रांसीसियों के जो गवर्नर थे, जो अपनी फ्रांसीसी कंपनी को लेके भारत आ रहे थे, उनका जो विचार था, उन्होंने गोलकुंडा की तरफ इन्होंने जो रुख किया। गवर्नर थे जो फ्रांस की कंपनी को अपने साथ लेके आ रहे थे, फ्रांसिस्को, इनका क्या नाम था, फ्रांसिस्को कैरो या फ्रैंक कैरो। फ्रांसिस्को कैरो या फ्रैंक कैरो, ये कंपनी को लेके आए थे 1667 में। इन्होंने सूरत में अपनी पोस्ट स्थापित की थी, वहां पे इनकी बात नहीं बनती है, वहां से ये मूवमेंट करते हैं और गोलकुंडा पहुंच जाते हैं। गोलकुंडा के राजा या शासक कह लो, उसके पास जाते हैं, शाहउजा नाम का नाम होता है जो गोलकुंडा के शासक होते हैं। उनसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें भी व्यापार करना है, हम भी यहाँ व्यापार के पर्पज से आए, आप हमें एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान करिए। उस चीज में इनको क्या है, ये वहां से एक फैक्ट्री अपनी खोलने के लिए राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, आप भी वहां पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। तो इन्होंने वहां पे अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर। तो यहाँ पे कहाँ पे, गोलकुंडा में, मुसलीपट्टनम आंध्रा के पास में। तो ये मुसलीपट्टनम में क्या होते हैं, फ्रांसीसी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। फ्रांसिस्को या फ्रैंक कैरो गोलकुंडा के शासक से परमिशन लेके फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब इनके दिमाग में ना एक चाल चलती है, और मद्रास यहीं पे मुसलीपट्टनम से थोड़ा सा दूरी है, मद्रास में ही वो एक जगह पड़ती है, सैंथ्रो। ठीक है, मद्रास में ही वो जगह पड़ती है, सैंथ्रो। जमीन मिल गई है और ये वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली है। अब इनके माइंड में एक कुछ चलता है, तो मद्रास के पास में ही, मुसलीपट्टनम से मद्रास के पास में ही एक जगह है सेंट थोमे। जो सेंट थोमे है यहाँ पे मद्रास के पास में, थोड़ी सी दूर उससे सेंट थोमे है। क्या नाम है जगह का नाम, सेंट थोमे। नोट कर लो इसे, सेंट थोमे है। वहां पे ये लोग जाके कब्जा कर लेते हैं, और वो भी किसके, गोलकुंडा के ही उसमें आती है, मतलब गोलकुंडा में ही आती है, सेंट थोमे जगह गोलकुंडा में ही आती है। और वहां पे ये जाके उसमें कब्जा, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। अब यही बात गोलकुंडा के जो शासक हैं, साहूजा को पता पड़ती है कि भाई मैंने तो आपको परमिशन दी थी मुसलीपट्टनम में इस जगह करने के लिए, आपने तो वो एकदम क्या कहते हैं, आपको वो जगह पे कब्जा कर लो, अपना अधिकार कर लो, तो हर किसी को गुस्सा आती है। तो सेंट थोमे पे जगह पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब सेंट थोमे पे जब इन्होंने कब्जा किया था फ्रांसीसियों ने, उस टाइम इनके गवर्नर जनरल कौन थे, उसको एक नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। सेंट थोमे पे सेंट थोमे कब्जा करते हैं, इसे नोट डाउन करना, कब्जा है, मद्रास के पास में पड़ता है ये, मद्रास के पास है ये। और किसकी किसकी जमीन है, ये भी गोलकुंडा के उसमें आता है। ठीक है, और उस टाइम पे फ्रांस के गवर्नर जनरल कौन, थोमे पे इन्होंने कब्जा कर लिया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लाहे दी लाहे। क्या नाम है इनका, दी लाहे। भाई दी लाहे गवर्नर जनरल यहाँ पे हैं, इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। अब जब यहाँ पे कब्जा कर लिया तो डचों ने भी बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो जो मुसलीपट्टनम है, मुसलीपट्टनम में ऑलरेडी डच भी हैं, मुसलीपट्टनम में अंग्रेज भी हैं, और हमारे पुर्तगाली भी हैं, यहाँ पे भी कॉम्पिटिटर है, और आप कब्जा कर रहे हो, तो वहां से इनकी भिड़त हो जाती है, इन लोगों के साथ में लड़ाई होती है। उसमें क्या है, इनकी जो इनका जो डिसीजन था वो सबसे गलत डिसीजन था, और ये पहले ही अपनी आने के क्रम में पहली ही बार में इनको मात हासिल होती है।
यानी कि पहली बार में इन्होंने गलती करी और ये हार गए। हारने के बाद ये फिर फ्रांस से क्या फरमान आता है कि भाई आप वापस आ जाओ। तो जब इन्होंने गलती करी और वहां के कब्जा कर लिया सैन थोमे में, तो ये क्वेश्चन उठता है कहाँ पे कब्जा किया? सैन थोमे में। कौन थे उस टाइम गवर्नर? दी लाहे गवर्नर जनरल थे। मद्रास के पास पड़ता है, गोलकुंडा की ही जमीन थी जहाँ पे साहूजन ने परमिशन दी थी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की। वहीं पे इन्होंने कब्जा कर लिया और वहां से कब्जा करके इनकी डचों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में लड़ाइयां होती हैं और उस लड़ाई में ये डचों के साथ में जो लड़ाई होती है उसमें ये हार जाते हैं और यहाँ से फ्रांस से फरमान आता है और ये वापस चले जाते हैं। फ्रांस की जो कंपनी है वो गवर्नमेंटेड कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कंपनी है, उस पर सरकार का कब्जा रहता है। सरकार इसे लोन देके, बहुत सारी सुविधाएं देके इसे अपना कार्य यानी कि कर्ज वगैरह देके इसे कार्य करवाती है। तो गवर्नमेंट कंपनी है और जो कंपनियां हैं यानी कि डच है, पुर्तगाली है, अंग्रेज और जो कंपनियां हैं वो ठेके पे कंपनियां यानी कि वो गवर्नमेंटेड नहीं है, वो पर्सनली एक कह सकते हैं आज के टाइम में कि फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंटेड है और कंपनियां प्राइवेट है। गवर्नमेंट कंपनी पे थोड़ा जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर प्रेशर कम रहता है और गवर्नमेंट कंपनी का इतना आगे तालमेल नहीं चलता और प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉय का इतना योगदान नहीं है। वहां के जो लीडर्स होते हैं वो उनसे अपना एम्प्लॉय से काम कराते हैं और उनसे काम ज्यादा कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनी थी और गवर्नमेंट कंपनी में जो थोड़ी सी उनसे गलतियां हुई तो उनको वापस बुला लिया गया कि भैया तुम वापस आ जाओ। तो जो ये इनकी मुसलीपट्टनम में खोली और सूरत में फैक्ट्री स्थापित की वो सारी कहानी वापस हुई और ये वापस अपने फ्रांस चले गए। वहां से फिर इनकी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। वहां से इनकी दूसरी कहानी भारत में आने के लिए दूसरी कहानी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अधिकार स्थापित कर लिया यानी कि इन्होंने वहां पे सैन थोमे को कब्जा कर लिया और उसके बाद में क्या हुआ, डचों ने और प्लस गोलकुंडा के शासक ने फ्रांसीसियों से लड़ाई करी और फ्रांसीसियों को 1627 में 1672 में सॉरी 72 में डच वहां से फिर भाग यानी कि फ्रांसीसी फिर से वापस हो गए। फ्रांस में क्या होता है, ये फ्रांसिस्को कैरर थे जो भारत लेके आए थे। अब इनके नए यानी कि 1723 से ये लोग गवर्नर जनरल चेंज करते रहते हैं, डायरेक्टर को चेंज करते रहते हैं। तो क्या हो गया, इनका नए डायरेक्टर बनते हैं। जो नए डायरेक्टर हैं वो फ्रैंको मार्टिन या उन्हें फ्रांसिस मार्टिन कह सकते हैं। ठीक है, फ्रांसिस नए डायरेक्टर, हमारे फ्रांसीसी कंपनी के नए डायरेक्टर। फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन ये नए डायरेक्टर बने। फ्रैंको मार्टिन ये क्या है, ये नए डायरेक्टर बने, किसके? फ्रांसीसी कंपनी के नए डायरेक्टर बने और एक नए जोश से, एक नए तरीके से ये फ्रांस की कंपनी को फिर से भारत लेके आते हैं। फ्रैंको मार्टिन 1673 में ये भारत आए और फ्रैंको मार्टिन को ही फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक बोलते हैं भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि फ्रांसिस्को सत्ता का वास्तविक संस्थापक फ्रैंको मार्टिन है जो 1673 में भारत आए। पेलांग लिस्पे इनके साथ आए थे और इन्होंने हैदराबाद के जो निजाम है, हैदराबाद में निजाम है, उनसे बात की। हैदराबाद की जो निजाम उनसे बात की। वहां एक छोटा सा गांव है हैदराबाद निजाम, हैदराबाद निजाम जो वहां पे गांव है, हैदराबाद के निजाम है और हैदराबाद के निजाम है। जो हैदराबाद में एक गांव है बालीकोटपुरम, हैदराबाद में निजाम होते हैं और बालीकोटपुरम के जो सूबेदार हैं, एक छोटा सा गांव है, गांव में जो सूबेदार होते हैं उन्हें सूबेदार कहते हैं। सूबे का जो रखते हैं सूबेदार हैं, उनका नाम है शेर खां लोधी। क्या नाम है? शेर खां लोधी। अब फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन 1673 में फ्रांस कंपनी के वास्तविक संस्थापक भारत के अंदर, वो हैदराबाद जाते हैं और हैदराबाद की छोटा सा गांव है बालीकोटपुरम गांव है, वहां के सूबेदार है शेर खां लोधी। इनसे परमिशन मांगते हैं कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। और जो वो गांव है वो है हमारा पांडुचेरी। पांडुचेरी यानी कि कौन सा गांव है हमारा? वो पांडुचेरी, जिसे पांडुचेरी बोलते हैं।
वो इन्होंने यहाँ पे है पांडुचेरी, हैदराबाद में पांडुचेरी के पास में है पांडुचेरी, पांडुचेरी जिसे आज के पांडुचेरी है, ठीक है, वो दे दिया। 1664 में पुडुचेरी की स्थापना हो जाती है, 1664 में पुडुचेरी, ठीक है ना, पुडुचेरी 1664 में। यहाँ पे 1773 में आए, ये यहाँ पे इन्हें गांव दिया, पुडुचेरी की स्थापना कर दी फ्रांसीसियों ने। पुडुचेरी की स्थापना हो जाती है यहाँ पे हमारे, यहाँ पे भारत के अंदर फ्रांसीसी जो आते हैं दोबारा से फ्रैंक मार्टिन के साथ में आते हैं। अब तो गए, पांडुचेरी दे तो गया, अब ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा कोरमंडल तट है, ठीक है ना। कौन सा तट है हमारा, ये कोरमंडल का जो हमारा ये तट है, उसकी स्थिति क्या है भारत के अंदर, उसकी स्थिति भारत के अंदर ये है कि यहाँ इस तट पे पुलिकट में किला है हमारा, पुलिकट में ये कोरमंडल तट की स्थिति, ठीक है ना, कोरमंडल तट की स्थिति क्या है भारत के अंदर के पुलिकट, पुलिकट में एक किला है, कौन सा किला है, वो हमारा गोल्ड्रिया, किसका, फोर्ट गोल्ड्रिया किला है हमारा। में हमारे डच हैं, इन्होंने हमारा किला स्थापित कर रखा है, कौन सा किला स्थापित कर रखा है, गोल्ड्रिया किला है, जहाँ पे ये क्या बनाते हैं, जिनको देखे गोलकुंडा का इन्हें फरमान मिला था, क्या बनाते हैं आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि उसको भारत के जो शासक थे उन्होंने भी दिया था, सोने के सिक्के हैं, आप जल्दी से बताओ वो सोने के सिक्के का क्या नाम होगा, जो किला है वो कौन सा है हमारा, गोल्ड्रिया। ये पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, गोल्ड्रिया किला बना रखा है पुलिकट में डचों ने, ठीक है। और गोल्ड्रिया किला में क्या करते हैं ये, क्या ये लोग क्या बनाते हैं, कौन से सिक्के, पगोड़ा, पगोड़ा देके ही तो गोल्डन फरमान मिला था इन्हें, पगोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोरमंडल तट की स्थिति क्या है, पुलिकट में डचों ने गोल्ड्रिया किला बना रखा है। अब मद्रास में क्या स्थिति है, ये कोरमंडल तट की स्थिति है। अब मद्रास में क्या स्थिति है, फोर्ट सेंट जॉन, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है, ये किसके द्वारा बनाया गया किला है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया किला है। उसके पांडुचेरी में भी इन्होंने किला स्थापित किया, कि इन्होंने फ्रांसीसियों ने, कौन सा किला था, फोर्ट ली किला इन्होंने बनाया। पांडुचेरी है जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी, पुदुचेरी में कौन सा किला बनाया फ्रांसीसियों ने, 47 से लेके जब हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके 1954 तक ये किसके पास है, फ्रांसीसियों के पास है। जैसे कि गोवा हमारा 1961 में हमने पुर्तगालियों से आजाद कराया था, उसी तरीके से पांडुचेरी को भी फ्रांसीसियों से आजाद कराया था। आज भी वहां पे उनका कल्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने नहीं छोड़ा, और क्या कौन सा किला बनाया था उन्होंने, फोर्ट ली, ठीक है। तो ये हमारी किसकी स्थिति, ये हमारी कोरमंडल तट की स्थिति थी कि यहाँ पे डचों ने भी किला बना रखा था, यहाँ पे अंग्रेजों ने भी बना रखा था किला, भाई किला बना रखा था, चारों तरफ से किलेबंदी कर रखी थी। तो इनका जो कंपटीशन था वो बहुत हाई लेवल का था, कंपटीशन डचों के साथ, अंग्रेजों के साथ और पुर्तगालियों के साथ में। अभी बताया था कि पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित कर रखी है, डचों ने भी कर रखी है, अंग्रेजों ने भी कर रखी है। भाई इन्हें जहां ये जा रहे हैं वहीं इन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। और डच और इनके साथ में लड़ाई हुई थी, इससे पहले जो इनके जो गवर्नर थे उन्होंने मुश्किल से, तो डचों ने और गोलकुंडा के शासक ने मिलकर फ्रांसीसियों को हरा दिया था और भगा दिया था। अब डचों की स्थिति थोड़ी कमजोर सी होती जा रही थी और डचों के साथ में इनका युद्ध हो रहा था। अब उसके बाद में जो कंडीशंस बनती है, उसके बाद में जो कंडीशन बनती है वो यूरोप के अंदर में कंडीशन बन जाती है कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि ब्रिटेन, अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में वहां पे युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और वही जो युद्ध है वो स्टार्ट वहां पे होता है, उसका परिणाम भी फ्रांसीसियों को भारत के अंदर व्यापार को लेके अंग्रेजों से सामना करना पड़ जाता है, उसी की नीति को लेके। प्लस भारत के अंदर भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि ये अपने आप को कब्जा स्थापित करने के लिए, जो फ्रांस के जो गवर्नर जनरल हैं वो अपना दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि फ्रांस के गवर्नर जनरल है, इन्होंने पुडुचेरी में अपना स्थान बना लिया। अब पुडुचेरी में क्या है कि जो गवर्नर जनरल है फ्रैंको मार्टिन की इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद में जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं डुप्ले आते हैं, और वो एक नई तरीके से एक नीति बनाते हैं। और उस टाइम पे क्या था कि जो नीति बनाते हैं, हमारे जो राजा महाराजा थे, कर्नाटका का युद्ध होता है,
वाडिवास का जो युद्ध होता है वो फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे राजा महाराजा होते हैं, निजाम होते हैं, उनके अंदर उस टाइम पे देशभक्ति की भावना नहीं होती है। वो अपने अपने क्षेत्र के राज्य को लेके क्या काम करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, और उसी चीज का फायदा जो डुप्ले हैं वो अपनी नीतियों में बनाते हैं। और नीतियों में क्या फायदा बनाते हैं कि हम एक दूसरे को, यानी कि हिंदुस्तानी जो राजा है आपस में लड़वाते हैं और उसका फायदा हम उठाते हैं। उनकी नीति ये थी कि पुडुचेरी में तो इनका शासन हो गया है, अब उनकी नीति भी ये चलती है। नीति क्या होती है कि राजाओं को लड़वाएंगे और फ्रांस के जो अनुशासित और प्रशिक्षित जो सैनिक हैं उनको उनकी सेनाओं में भिजवाएंगे। उसका फायदा किसको होगा, डुप्ले को होगा। उसकी ये नीति जो थी वो काम कर गई, यानी कि डुप्ले की जो नीति थी वो काम कर गई। और जो राजा महाराजा थे तो पहले ये था कि उन्हें लगा शायद ऐसा ना हो, बट उन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजी सेनाओं को पैसे देके अपनी ही सेनाओं में उन्हें भर लिया। उन्हें लगता था ये हमारे फायदे के लिए है, पर ये लोग धीरे धीरे करके वो कब्जा करने लग गए और वो हमारे शासन पे अपना कब्जा, वास्तविक कब्जा करने लग गए। अब अंग्रेज ये सब चीज देख रहे थे और अंग्रेज भी चुप रहने वाले नहीं थे। जब अंग्रेज चुप रहने वाले नहीं थे तो उन्होंने भी क्या काम करा, फ्रांसीसियों की तरह ही चाल चलना शुरू कर दिया। इन्हें अनुमति मिल गई, पुडुचेरी में इन्होंने अपने किला बना लिया और पुडुचेरी से अब इन्होंने सोचा कि जैसे सूरत है हमारा यहाँ पे, ये सूरत सूरत व्यापारिक केंद्र था उस टाइम पे, ऐसे ही यहाँ पे बंगाल बंगाल हमारा क्या था, बंगाल भी हमारा व्यापारिक केंद्र था। और वहां पे रेशम के कपड़े हैं, सूती वस्त्र है, आदियों का जो व्यापार था वो हमारा बहुत अच्छे से होता था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बंगाल में भी अपना व्यापार या फैक्ट्रियां स्थापित करें। तो यहाँ से मूवमेंट करके ये लोग बंगाल गए हैं। तो जो बंगाल में था 1990 और 1992 की बात है, और बंगाल का जो शासक था शाइस्ता खां, उनसे इन्होंने परमिशन मांगी और शाइस्ता खान ने इन्होंने चंदनगर में फैक्ट्री स्थापित करने को दे दिया। जो सूबे के मालिक होते हैं उन्हें सूबेदार बोलते हैं। तो चंदनगर में इन्होंने बस्तियां स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है और वहां पे ये व्यापार करते हैं। उस टाइम पे जो बंगाल की जो कंडीशन थी, उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे अंग्रेज भी थे। अंग्रेज यहाँ पे ऑलरेडी पहले थे, हुगली में था कासिम बाजार, हुगली कासिम बाजार में अंग्रेजों का कब्जा था। उन्होंने वहां से पहले से ही व्यापार का केंद्र स्थापित कर रखा था और व्यापार की कर रहे थे। और चिंसुरा, पटना, और हमारा चिंसुरा हो गया, पटना हो गया, यहाँ पे डच भी हमारा व्यापार कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी कोष्ठी स्थापित करी चंदनगर में कोष्ठी स्थापित करी। और काशीनगर, चंदनगर, कलकत्ता तो 1672 वगैरह में 70 जाके में बना है। उससे पहले ही अंग्रेजों ने वहां पे कोष्ठी वगैरह अपनी स्थापित कर रखी थी। ये लोग बंगाल में भी कोष्ठी स्थापित करने में सफल हो गए थे। अब पांडुचेरी के जो गवर्नर जनरल है वो चेंज होते हैं, क्योंकि फ्रैंक मार्टिले की जो है मृत्यु हो जाती है और डुप्ले जो है, डुप्ले पांडुचेरी में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। और उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या होती है कि जो आपस के जो स्टेट होते हैं उनके राजाएं आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए। और वहां पे क्या कंडीशंस होती हैं कि कंडीशंस ये होती हैं कि यहाँ के राजाओं में देशभक्ति तो थी नहीं, जिसका जिसका जो फायदा है इन फ्रांसीसियों ने लिया। डुप्ले ने जो नीति बनाई थी कि आपस में लड़वाओ और वहां पे फ्रांसीसी सैनिकों को, अनुशासित सेना को हम लोग भेजेंगे और वहां पे गांव कब्जे करने के लिए हम लोग राजी होंगे। और अगर हम किसी एक की सेना को जितवाते हैं तो वो हमें मतलब उपहार में कैसे भी हमें एक गांव देगा और वहां पे हम स्थापित हो जाएंगे और इस तरीके से हम स्थापित होते चले जाएंगे और हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। जो डुप्ले की अपनी जो नीति थी उस टाइम पे, तो ये सब कामयाब हो गए, ये सब चलते रहे। और एक जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे जो युद्ध होता है वही एक और संधि यहाँ पे फेमस है। ये पांडुचेरी में किला था, डचों का भी था और फ्रांसीसियों का भी था। डचों ने फ्रांसीसियों से लड़ाई करी और लड़ाई करने के बाद में 4-5 साल तक फ्रांसीसियों को यहाँ से हटा दिया और डचों का यहाँ पे कब्जा हो गया। उनके अनुसार यहाँ पे व्यापार होता था। 1698 में एक संधि होती है डचों और फ्रांसीसियों के बीच में। 1698 में एक संधि होती है डच और फ्रांसीसियों के बीच में।
रिजविक की संधि। रिजविक की संधि फ्रांसीसी और डचों के बीच में होती है, जिसमें डच जो है वो फ्रांसीसियों को व्यापार करने की और वो चीजें होती हैं, व्यापार करने की अनुमति है, किस तरीके से इसमें फ्रांसीसियों का भी हक हो जाता है। तो ये मेन है कि रिजविक संधि कौन सी सन में हुई थी? 1698 में हुई थी, डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस दौरान जो यहाँ से फ्रांसीसियों को खदेड़ा गया और अंग्रेजों का वास्तविक अधिकार हो गया भारत के ऊपर, और वास्तविक अपनी एकदम से पूर्व सत्ता लेके यहाँ पे भारत में कब्जा करने में कामयाब हो गए। उससे पहले यहाँ पे 3 युद्ध बहुत ही फेमस हैं, जो है कर्नाटका के युद्ध, यानी कि प्रथम युद्ध कर्नाटका का, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ये कर्नाटका के युद्ध हैं जो बहुत ही फेमस युद्ध हैं फ्रांसीसियों को यहाँ से भगाने के लिए, यानी कि जितनी भी व्यापारिक कंपनियां थी, डच थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे, इन सबको यहाँ से हटा, ये सब चली जाती हैं। जो एक मेन जो कंपनी रह जाती है वो ईस्ट इंडीज कंपनी रह जाती है, जो अंग्रेजों की कंपनी होती है, और जो 1947 तक हिंदुस्तान पे कब्जा करवाती हैं और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करती हैं। और भारत में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो कर्नाटका के युद्ध से स्टार्ट हो जाता है। तो जो कर्नाटका का युद्ध है वो है, हमारे 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटका का जो युद्ध है, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, कर्नाटका युद्ध। प्रथम युद्ध 1740 से 48 के बीच में, द्वितीय हुआ था हमारा 1749 से 54 के बीच में, हमारा 1756 से 1773 के बीच में। ये हमारे जो कर्नाटका के युद्ध है, ये बहुत ही फेमस युद्ध है और बहुत ही कंफ्यूजन वाले युद्ध। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।